Hi guys, and welcome to our today's video in which we are going to discuss our class 9th chapter number 10 of science, which is gravitation. Okay, so ये चैप्टर जो ग्रेविटेशन है इसका नाम देख के ही आपको पता चल गया होगा कि दिस मस्ट बी रिलेटेड टू ग्रेविटी, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग आवर chapter. So, in chapter number 8 and 9, we have learnt about the motion of objects and force as the cause of motion. कि जो हमारे पिछले चैप्टर्स हैं, मतलब कि चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, उसमें हमने ये लर्न किया कि जो मोशन है एक ऑब्जेक्ट का वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है ना। और हमने ये भी सीखा है कि जो फोर्स है वो कि हमें फोर्स चाहिए ताकि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकें। मतलब कि हमें फोर्स की ज़रूरत होती है, राइट। हमें फोर्स की ज़रूरत होती है अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करनी हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो, है ना। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। अभी मान लो कि आपने मतलब किसी बिल्डिंग से छोड़ो, आपने अपने टेबल से एक एप्पल गिराया, ठीक है, अपने हाथ से चलो एक एप्पल गिराया, तो वो नीचे को ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर को फ्लोट करने लगेगा, ऊपर को उड़ने लगेगा, नहीं ना। सो वी नो दैट ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमें ये भी पता है कि जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, ये सारे क्या करते हैं, सन के अराउंड रोटेट करते हैं, राइट। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और जो हमारा मून है वो भी हमारे अर्थ के अराउंड गोल चक्कर लगाता है ना। इट ऑल्सो revolutes around the earth. In all these cases there must be some force acting on the objects. तो ये भी objects मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि जो हमारे planets है वो ऐसे बिखरे बिखरे क्यों नहीं है, मतलब ऐसा ही क्यों है कि वो सन के अराउंड ही घूम रहे हैं। वो किसी और चीज़ के अराउंड घूम सकते थे, या फिर किसी चीज़ के अराउंड घूम ही क्यों रहे हैं, वो ऐसे ही फ्लोट क्यों नहीं कर रहे स्पेस में, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई फोर्स उन पे एक्ट कर रहा है जो उन्हें बांध के रख रहा है उनकी ही जगह पे, है ना। द प्लैनेट्स एंड द मून, आइजैक न्यूटन कुड ग्रास्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज। तो हमारे जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने सोचा कि एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। कि ये जो रोटेशन हो रही है प्लैनेट्स की सन के अराउंड एंड जो मून की रोटेशन हो रही है अर्थ के अराउंड, ये सब कुछ एक ही फोर्स के कारण हो रहा है। कौन से फोर्स के कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, उसके अंडर, उसके मतलब अफेक्ट में आके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे वो कैसे एक्ट करते हैं। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम ये भी सीखेंगे कि मतलब ऐसा हम लोग आगे चैप्टर में जाके पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि जो भी वेट है ना, कि जो भी वेट है वो अर्थ के, अगर आप अलग अलग हिस्सों में चले जाओगे तो वहाँ पे आपका जो वेट है ना वो डिफ़र करता है, वो वैरी करता है। अगर आप अर्थ के किसी और हिस्से में चले जाते हो तो आपका जो वेट है वो चेंज हो जाता है, या तो कम हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो हमारे भाई पानी में जब हम ऑब्जेक्ट किसी को डुबाते हैं, ठीक है, मान लो हम लोग ने पानी में खाली बोतल को डुबाने की कोशिश की, वो नहीं डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी? एंड अगर हमने बोतल जो है हमारी पानी से भर ली, पूरी की पूरी भर ली, वो पानी के अंदर चली जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला हमारा जो आर्टिकल है, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। हमें ये तो पता ही है कि जो हमारा मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है ना। An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप थ्रो कर रहे हो, मान लो आप एक स्टोन थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो कभी ना कभी एक हाइट पे जाके, मतलब कितनी ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एक हाइट पे जाके वो पहले थोड़ी सी देर रुकेगा और फिर दोबारा नीचे आना शुरू कर देगा, है ना। इट इज़ सेड दैट व्हेन न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अच्छा, ये तो कहानी पे बहुत मशहूर है कि जब न्यूटन एक ट्री के अंडर मतलब सो रहा था, ठीक है,
सो रहा था कि बैठ रहा था, जो भी है, कि जो न्यूटन है हमारा, जब वो कि जो न्यूटन सर है जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके मतलब सर पे एक एप्पल गिरा था, ठीक है। तो ये एप्पल की वजह से भाई पूरी फिजिक्स का जन्म हुआ, आपको ये तो पता ही है ना। द फॉल ऑफ द एप्पल में न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग कि जब उनके सिर पे एप्पल गिरा तो उनके दिमाग की बत्ती जली कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। तो ये सब उनके दिमाग में आया। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, कि अगर एक जो हमारी धरती है वो अगर एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, एप्पल को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है, तो भाई वो मून को क्यों नहीं खींच पा रही है, ठीक है। मून को हाँ वो खींच के तो रख रही है, वो अपने ऑर्बिट में उसको बांध के तो रख रही है, बट जो मून है वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये उनके दिमाग में आया। इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, कि ये जो फोर्स लग रहा है एप्पल के ऊपर, जो फोर्स लग रहा है मून के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम है, ठीक है। ही conjectured that the same type of force is responsible in both the cases। अच्छा, उनको ये तो पता चल गया कि जो फोर्स है दोनों ही केसेस में एक ही तरह की लग रही है। He argued that at each point of its orbit the moon falls towards the earth, ठीक है, कि जो मून है, मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, कि हर एक पॉइंट ऑफ ऑर्बिट पे वो क्या कर रहा है, देखो अभी जो हमारा मून है उसका ऑर्बिट ऐसा सीधा तो नहीं है ना, सीधा नहीं है ना, वो क्या है, वो ऐसे राउंड शेप में है। तो मतलब कि जो मून है वो मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट कर रहा है वो अर्थ की तरफ क्या कर रहा है, अर्थ की तरफ एक तरह से फॉल ही तो हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही गोल गोल घूमे जा रहा है। अगर फॉल नहीं कर रहा होता तो ऐसे चला जाता, है ना। कि जो हमारा मून है वो अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ ही फॉल कर रहा है। तो मतलब वो गिरता क्यों नहीं है, अर्थ और मून का कोलिजन क्यों नहीं हो जाता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। तो इनसे उन्हें पता चला कि जो मून है वो हमारा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं तो वैसे सीधे लाइन में ना चला जाता, है ना। बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अभी वो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन तो एप्पल और अर्थ का भी हो रहा है, अट्रैक्शन तो अर्थ और मून का भी हो रहा है। तो इन दोनों केसेस में जो हमारा मून है वो मूव क्यों नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग को आगे इस चैप्टर में आंसर मिल जाएगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। 8.11 हमारा जो 8th चैप्टर है ना उसमें ये एक्टिविटी है। तो हम जो अभी एक्टिविटी 10.1 करने वाले हैं, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, ठीक है। हमें क्या बोला गया है कि आपको एक धागे का पीस लेना है, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, धागे का जो एक सिरा है उससे आपको पत्थर बांध देना है, उससे आपको स्टोन बांध देना है, और आपको उसे एक हाथ से पकड़कर क्या करना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। किसी के सर में मत मारना पत्थर, घुमाना, पर किसी के सर में मत मारना, ठीक है। अभी क्या करना है, रिलीज द थ्रेड। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक एक्टिविटी है, हाँ। ऐसी जगह पे करना जहाँ पे कोई भी ना हो। रिलीज द थ्रेड, अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। अभी हमें यहाँ पे क्या नोट करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जब आप स्टोन को छोड़ते हो तो वो किस डायरेक्शन में ही जाता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नोट करना है। अभी स्टोन इज डिस्क्राइबिंग अ सर्क्यूलर पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा स्टोन है वो सर्क्यूलर मोशन शो कर रहा है, राइट। वो सर्क्यूलर मोशन शो कर रहा है, देखो ये सर्कल की शेप बन रही है ना, इट इज शोइंग अस अ सर्क्यूलर मोशन। Now, before the thread is released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. अभी हमने थ्रेड रिलीज करने से पहले क्या देखा कि जो स्टोन है हमारा वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है विद अ सर्टेन स्पीड, किसी एक स्पीड से मूव करेगा, एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। मान लो आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन हो रही है, आप लोग मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो हर एक पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जैसे जैसे हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है वैसे वैसे ही जो हमारी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वो भी बदल रहा है ना। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ये चीज़ नोट करने वाले, इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लेना अपनी बुक पे कि जो फोर्स ये चेंजेस कॉज कर रहा है, जो फोर्स ये एक्सेलरेशन को कॉज कर रहा है, डिफरेंस इन वेलोसिटी कॉज कर रहा है,
और बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है, बॉडी को सर्कल में मूव करवा रहा है, वो सेंटर के तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तभी तो ये राउंड राउंड बनता है। तो दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो फोर्स हमारा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ये मान लो सेंटर है हमारा, जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है, इट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज़ अ थिंग टू बी हाईलाइटेड कि जो फोर्स हमारा सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग, मतलब कि जो सेंटर को सीक करता है, जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि अगर ये फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारा स्टोन है, ठीक है, वो उड़ जाएगा, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करके गिर जाएगा हमारे हाथ से, ठीक है। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। देखो, हम लोग ने क्या देखा कि जो हमारा स्टोन था वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था, है ना। एंड यहाँ पे आगे क्या बोला गया है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, कि जो फोर्स हमारा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो फोर्स जो है हमारा स्टोन उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहा है, अगर ये फोर्स ना होता तो जो हमारा स्टोन है वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता, है ना, और वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होता। मान लो ये आपका सर्कल है, एंड टेंजेंट का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग इस बॉक्स में पढ़ते हैं। जो टेंजेंट टू अ सर्कल है उसका मतलब क्या होता है कि एक मान लो आपका सर्कल है, ठीक है, उसके मतलब जो लाइन है उसको सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है। A straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle. इसकी definition आपको आ सकती है कि what is tangent to the circle? A straight line that meets the circle at one and only one point is called tangent to the circle. ठीक है, कि ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही है। यहाँ पे क्या देखो, ये फिगर देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारा सर्कुलर पाथ मान के चलो, ये हमारी टेंजेंट लाइन मान के चलो, तो सिर्फ बी पॉइंट पे ही मीट कर रही है जो हमारी लाइन है सर्कल को, ठीक है, ये ए है, ये पॉइंट सी है, सिर्फ बी पॉइंट पे ही जो हमारी लाइन है वो सर्कल को मीट कर रही है। सो दिस इज नोन एज अ टेंजेंट लाइन। Okay, the line that meets the circle at one and only one point is known as tangent to a circle. ठीक है, now straight line ABC is a tangent to the circle at point B। के जो हमारी ABC लाइन है वो इस पूरे सर्कल के टेंजेंट है, क्योंकि वो सिर्फ B पॉइंट पे मीट कर रही है। नाउ द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कि जो मोशन है मून का अर्थ के अराउंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। ये तो हमें पता चल गया सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स हमारा सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, जो मून है वो ऐसे क्यों रोटेट कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि वो हमारा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो हमारा मून ऑर्बिट में ना चलता एंड स्ट्रेट लाइन में चला जाता, और यू कैन से के फ्लोट करता स्पेस में, ठीक है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्यों हो रहा है? इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, की जो हमारी, क्योंकि जो अर्थ है, ठीक है। अच्छा, मैं ये तो बोल रही हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये फोर्स लग कहाँ से रहा है? ठीक है, मून के ऊपर ये फोर्स लगा कौन रहा है? अर्थ, ठीक है। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है मून को अपनी तरफ। इफ देयर वाज नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, कि अगर ऐसा कोई फोर्स ना होता, अगर जो हमारा अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट ना कर रहा होता, मून के ऊपर फोर्स ना लगा रहा होता, तो जो हमारा मून है वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड इन circular motion. It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, why do not we see the earth moving towards an apple? Why? अभी देखो क्या हो रहा है,
ठीक है, इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, कि जो हमारा एप्पल है वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, हमें ये तो पता है, पर क्या जो हमारा एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? इज दिस पॉसिबल कि जो हमारा इतना छोटू सा एप्पल है क्या वो भी इतनी बड़ी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? तो इसका आंसर हम लोग आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। अच्छा, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस वाज प्रेजेंट इन द 9th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में, कि एवरी ऑब्जेक्ट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। तो जो हमारा अर्थ है वो अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो जो हमारा एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो हमारा इतना छोटू सा एप्पल है ना वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के वजह से हमें जो इक्वेशन मिलती है हमारी वो कौन सी होती है? F इज इक्वल टू ma। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा फोर्स की वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी देखो, हमने यहाँ पे अगर इक्वेशन फॉर्म की F इज़ इक्वल टू ma, तो अगर हम लोग m को इस साइड ले जाएं, m को अगर हम लोग इस साइड ले जाएं एंड a को इस साइड रख ले, तो हमारा क्या मतलब बनता है कि जो हमारा मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है एक्सेलरेशन के। मतलब जितना जो हमारा मास ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी, और जितना मास कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, एंड अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। एंड हमारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ घट रही है दूसरी चीज़ भी घटेगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो हमें इक्वेशन मिलती है दैट इज़ F इज़ इक्वल टू ma। अगर हम लोग m को इस साइड में ले आए एंड a को उस साइड में रख ले तो हमें पता चलता है कि जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। ठीक है, मतलब अगर हमारा मास कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, एंड अगर हमारा मास ज़्यादा है एक्सेलरेशन कम होगी। अच्छा, मैं ये तो कर रही हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका रिलेशन क्या है हमारे एप्पल और अर्थ और मून और अर्थ के बीच में, इसका रिलेशन क्या है हम लोग अब वो समझते हैं। मान लो जो हमारा फोर्स है, फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मास हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं एप्पल का। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हम लोग एप्पल की मान के चलते हैं। ठीक है, तो FMA, मास हमारा एप्पल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। अगर हम लोग अर्थ से कंपेयर करें, मास हमारा एप्पल का कम है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगी। एंड अगर हम लोग बात करें अर्थ की, उसका मास ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। एक्सेलरेशन मतलब उसका जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, एंड जो एप्पल है उसका मास कम है, इसीलिए जो हमारा अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, जो हमारी एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड एप्पल का मास बहुत ज़्यादा छोटा है। अच्छा, हम लोग ये अर्थ और एप्पल की बात कर रहे थे, अभी हम लोग अर्थ और मून की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अभी हमारा जो अर्थ है वो मून की तरफ मूव क्यों नहीं करता, और जो मून है वो अर्थ की तरफ मूव क्यों नहीं करता? अच्छा, जो मून है वो तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो ही रहा है, बट जो हमारा अर्थ है वो मून की तरफ मूव क्यों नहीं करता? क्योंकि जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, राइट। यहाँ पे भी यही लिखा है कि द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि ठीक है, ये जो हमारा मास है एप्पल का वो स्मॉल है, वो छोटा है अगर हम उसे अर्थ के कंपेयर करें, इसीलिए वो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होती है, और जो अर्थ की एक्सेलरेशन है वो होती ही नहीं है। ठीक है, so we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument towards why the earth does not move towards the apple, because जो हम earth does not move towards the moon, क्योंकि जो earth है उसका मास
बड़ा है. So now in our solar system all the planets go around the sun. हमें ये पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं. By arguing the same way we can see that there exists a force between the sun and the planets. अभी जो सन है उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है. जो हमारा सन है उसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से जो हमारे प्लैनेट्स है उसकी तरफ ऑर्बिट करते हैं. From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in this universe attract each other. ठीक है, तो इस सब से न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ अर्थ और मून या फिर सिर्फ सन और प्लैनेट्स या फिर सिर्फ अर्थ और एप्पल के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में. ठीक है, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, अभी इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लेना कि all objects in this universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. ठीक है, कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड यही फोर्स जो है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. आगे हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, इससे ही आगे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे. इस टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. फ्यू, बहुत लंबा है बट बहुत आसान भी है. अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ लोगे तो आपको ये सारा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा. ठीक है, अभी देखो जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या स्टेट करता है. हम लोग लाइन बाय लाइन इसकी इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. मान लो, रुको, यहाँ पे फिगर पहले से बना हुआ है. मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए, ये हमारा ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं. दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं which is proportional to the product of their masses. जो proportionate है to the product of their masses. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि ये प्रोपोर्शन का साइन होता है. ठीक है, जो हमने पिछली इक्वेशन की थी F इज इक्वल टू ma, उसमें मैं ये साइन लगाना भूल गई थी. इट इज़ एक्चुअली F इज़ प्रोपोर्शनेट टू ma, तभी जो हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा बिकॉज ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है. अगर प्रोपोर्शन के साइन में कोई नीचे चला जाए तो इसका मतलब कि वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. एंड अगर कोई ऐसे सेम मतलब मल्टीप्लिकेशन या प्लस वगैरह में हो तो उसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, हम लोग आगे इसके बारे में और डीपली समझते हैं कि ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है, राइट, कि हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक ऐसे फोर्स से अट्रैक्ट करता है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. अभी देखो, फोर्स हमें पता चल गया. फोर्स हमें यहाँ पे लग रहा है, फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है, फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग डायरेक्टली समझ सकते हो, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब कि मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है. अच्छा, मानना क्या है, पहले से दे रखा है. ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बी है. मान लो इसका हमने दोनों का मास ले लिया m, कैपिटल M एंड स्मॉल m. ठीक है, ए का हमने मास ले लिया कैपिटल M एंड बी का ले लिया हमने स्मॉल m. तो मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का मतलब जो हमारे मासेस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देना. हम लोग बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, सेम थिंग है. ठीक है, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब
एकदम सामने, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये मतलब ऊपर जाएगा, एंड जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो इसके नीचे जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर हम लोग डिस्टेंस को d मान के चलते हैं तो d का स्क्वायर. ठीक है, देखा, सो इजी. एक बार इस स्टेटमेंट को पूरी को आपको याद करना पड़ेगा. अगर आपको इक्वेशन याद नहीं भी रहती है और आपको जो स्टेटमेंट है वो याद रह जाती है तो आप उससे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो. देखो यहाँ पे भी वही है. अब आप सोचोगे कि हमने जी कैसे लगा दिया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं. ठीक है, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस capital M and M lie at a distance d from each other as shown in the figure 10.2. ये हमने पढ़ लिया था कि हमने दो ऑब्जेक्ट लिए A एंड B. जो हमारा A है उसका मास हमने कैपिटल M ले लिया, जो छोटा है उसका स्मॉल m ले लिया. lie at a distance d from each other, जो उनका डिस्टेंस है उनको हमने d मान लिया है, मासेस को कैपिटल M एंड स्मॉल m मान लिया है. from each other as shown in figure 10.2. Let the force of attraction between the two objects be F. अभी देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक फोर्स ही, तो हम लोग उसको F की तरह मान के चल सकते हैं, है ना. तो हम लोग उसको F मान के चल रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. है ना, यहाँ पे PDF में ये प्रोपोर्शन का इन्होंने साइन नहीं लगाया है, बट प्रोपोर्शन का साइन लगाना ज़रूरी है. ठीक है, कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है मासेस का, मतलब m इंटू एम मल्टीप्लिकेशन करना इज द प्रोडक्ट. ठीक है, हम लोग जो हमारे मासेस है दोनों, उनका हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं. एंड आगे क्या हो रहा है, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दैट इज, इन्होंने इसी इक्वेशन को तोड़ के लिखा हुआ है, इन्होंने सेकंड बार लिखा हुआ है दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये नीचे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा. ठीक है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अभी हम लोग इसको लेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान के चलेंगे, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान के चलेंगे. अभी देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन दोनों को हम लोग इकट्ठे लिख सकते हैं ना, कंबाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चलता है कि ये हमारी पूरी इक्वेशन बन जाती है कि जो हमारा f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू एम, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन था पहले, इसको हम लोग को अगर इक्वल टू के साइन में बदलना है तो हम लोग को कैपिटल G लगानी पड़ेगी. इस चीज़ का ध्यान रखना. अगर हमें प्रोपोर्शनेट का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, मतलब कि ये जो मच्छी सी बनी है हमारी, अगर हमें इसको हटाना है तो हम लोग इसके सामने जो हमारी दूसरी साइड, राइट हैंड साइड पे जो हमारी इक्वेशन बन रही है उसके आगे हमें G लगाना पड़ेगा. अभी कैपिटल G क्या है, कैपिटल G, स्मॉल g भी अलग चीज़ें होती हैं. अभी ये जो कैपिटल G है ये है क्या बेसिकली. सो दिस इज द कांस्टेंट proportionality and is called the universal gravitation constant. ठीक है, इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हो तब ये लगता है, राइट. तो इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है. इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11. इसका जो यूनिट्स है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg इनवर्स स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द SI यूनिट एंड द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये चीज़ तो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, इतना सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा. G क्या है, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. अभी बाय अप्लाइंग क्रॉसवाइज, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
जो हमारा अभी इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m आर स्क्वायर, इसको अगर आप लोग ऐसे काटा छाटी इसकी करते हो तो हमें क्या मिलता है, F इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम इंटू एम। ये कैसे मिला, देखो F इज़ इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर, या फिर डी स्क्वायर भी मान के चल सकते हो। आर स्क्वायर हम लोग क्यों मानते हैं, आर स्क्वायर हम लोग रेडियस की तरह मानते हैं इसको। डी स्क्वायर हम लोग इसका मान के चल रहे हैं, डी स्क्वायर को हम लोग डिवीजन में है ना, ये उस साइड ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एफ इंटू डी स्क्वायर जी, ये कैपिटल एम और स्मॉल एम इसी साइड रह जाएंगे। ओके और हम लोग को पता चलता है इसी इक्वेशन को हम लोग और अगर क्रॉस वाइज करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह मिल जाती है। यहाँ पे बीच में इक्वल टू उसका साइन लगेगा, ठीक है। कि जो हमारा जी है उस इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आगे मतलब इसका हम लोग अगर आगे काटा छाटी सा करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। वेट, हम लोग को क्या इक्वेशन था पहले, हमारा जी वेट कैपिटल जी एम डी स्क्वायर है ना। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोग इसको उधर ले गए, जी यहाँ पे रह गया, जो हमारा अच्छा नहीं वेट सॉरी, जो हमारा एफ है आई एम सॉरी, जो हमारा एफ है जी है एम डी स्क्वायर है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सारे इक्वेशन को जी को हम लोग यहीं पे छोड़ रहे हैं, जो हमारा बाकी सारा इक्वेशन है उसको हम लोग दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किससे फॉर्म होता है हमारा इक्वेशन, ये हमारा फॉर्म होता है कि जो हमारा f है वो हमारा अगर जी एम डी स्क्वायर है, आप लोग इसको उस साइड लेके जाओगे, किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। पहले ये डिवीजन में था, ये मल्टीप्लिकेशन में उस साइड जाके बदल जाएगा। ये हमारे ऊपर में थे मल्टीप्लिकेशन में थे, नीचे जाके डिवीजन में बदल हो जाए चेंज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। ओके तो हम लोग आगे करते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन बाय सब्सटीट्यूटिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्स डिस्टेंस एंड मास एंड इक्वेशन 10.5 एज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी स्क्वायर। ओके तो अभी हम लोग देखते हैं ये हम लोग कैसे करने वाले हैं। लेट मी गेट अ ब्लैंक पेज। ओके तो देखो हमारी जो इक्वेशन बन रही थी वो कौन सी थी, एफ इक्वल टू जी, जो हमारी इक्वेशन बन रही थी वो कौन सी थी कि एफ इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। अभी यहाँ से हम लोग जो जी की एसआई यूनिट है, मतलब जो जी के पीछे जो भी लेटर्स लगेंगे, ठीक है, जैसे हमारी जो मास की होती है वो केजी होती है, जो हमारी डिस्टेंस की होती है वो मीटर स्क्वायर मीटर होती है, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारी जी है वो हमें पता तो है कि इसका कोई नंबर होता है, नंबर के पीछे भी तो कुछ लगना चाहिए ना। इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट है उसको हम लोग कैसे फाइंड करने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो जो हमारा जी है अगर हम लोग उसको यहाँ पे ले आते हैं, जी को हम लोग इस साइड में ले आते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा जी को हम लोग इस साइड लेके आ रहे हैं एंड जो हमारा सारा इक्वेशन है वो दूसरी साइड चला जा रहा है, ठीक है। तो एफ डी स्क्वायर एम ठीक है, हमने यही देखा था ना, जो हमारी इक्वेशन नंबर 10.5 थी उसमें सारा कुछ ऐसे ही बन रहा था। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे करने वाले हैं इसको। अभी देखो जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है वो कौन सी होती है, फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन, है ना। हमारी जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। एंड जो डी का क्या मतलब है, डिस्टेंस की जो हमारी एस यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है ना। मीटर का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, नीचे मासेस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मास क्या होता है, केजी,
मास का यूनिट क्या होता है केजी, तो केजी इंटू केजी हमारे यहाँ पे 2 बार हो रहा है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं न्यूटन मीटर। आप लोग अगर किसी भी वेरिएबल के साथ स्क्वायर करते हो तो आपको पता है क्या आता है मीटर स्क्वायर। इस लेटर के ऊपर ही ये चला जाएगा ना जो हमारा स्क्वायर है। एंड केजी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, तो हमारे ये केजी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर केजी स्क्वायर आया है, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखे तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मैंने -2 क्यों लगाया, क्योंकि हम इसको नीचे से ऊपर लेके आ रहे हैं। अगर आपको -2 में माइनस रेज़ टू द पावर -2 में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी, वेट, कि जो हमारी वैल्यू है जी की वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश। इसको याद रखना, नेम इंपॉर्टेंट है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। कि जो वैल्यू है जी की वो हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी, और इनका जो जीवन काल था दैट वाज 1731 to 1810। नाउ बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस क्या होता है, बैलेंस आपने देखा होगा जिसे हम लोग देखते हैं कि चीज़ें कितनी बैलेंस्ड है। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर के जी इनवर्स का स्क्वायर। तो आपको पता होगा हमने ऐसा यूनिट अभी अभी फाइंड की थी। कैसे हमने फाइंड की थी, जी इक्वल टू एफ डी का स्क्वायर करके, नीचे हमने एम 2 बार लिया था, ये क्या था न्यूटन हो गया था, ये मीटर स्क्वायर हो गया था, एंड ये नीचे केजी स्क्वायर हो गया था, तो हमने इसको लिया था न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी इनवर्स स्क्वायर, या फिर आप लोग इसको न्यूटन मीटर पर केजी माइनस कट जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो जी का वैल्यू है कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकता है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकता, हमेशा सेम रहेगा। देखो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसको अच्छी तरह से रट लो, इस वैल्यू को अच्छी तरह से रट लो। जो आपके सारे मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह है ना वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का इनवर्स स्क्वायर, इसको रट लो। इसका जो एसआई यूनिट है, अगर आपको एग्जाम में याद ना भी आया तो भी आप एसआई यूनिट तो आराम से निकाल सकते हो इक्वेशन की हेल्प से, बट आपको ये जो नंबर है वो याद रखना पड़ेगा 6.67 या फिर 6.673। हम लोग सिर्फ दो मतलब क्या बोलते हैं, दो पीछे यूनिट्स तक लेते हैं, 3 अगर याद रखना है रख लो, नहीं रखना है मत रखो। जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाते हैं अगर आप इसको सिर्फ 6.67 लेके चलते हो तो। 10⁻⁻7 इस नंबर को अच्छी तरह से याद रखना है। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। हमने देखा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय, कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। ये एक्टिविटी है, करके देख लेना, ठीक है। ओके, more to know, the law is universal in the sense that it is applicable to all bodies। अच्छा, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही क्यों है, ये सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों नहीं है जैसे हम लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही क्यों है, क्योंकि ये सब जगह एप्लीकेबल है, सारे बॉडीज़ पे एप्लीकेबल है, वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल का मतलब, सेलेस्टियल मतलब जो स्पेस में होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो हमारी धरती पे होते हैं, ठीक है। चाहे वो स्पेस में हो चाहे वो धरती पे हो, ये जो लॉ है ये सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर, अभी हम लोग इनवर्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेइंग दैट f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, दैट इफ d गेट्स बिगर बाय अ फैक्टर ऑफ 6, f बिकम्स 1/36 टाइम्स स्मॉलर। अच्छा, इसके रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे,